हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये हम लोग यूपी पीसीएस आर ओ 2021 के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर ये 4th है। 3 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके लिए आप प्लीज़ 1.25x पर देखें वीडियो। और ये सब वीडियो जो हैं ये यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज थंबनेल में आर ओ लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यूपी पीसीएस के लिए काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन सब क्वेश्चंस का सोर्स भी आप लोगों को पता ही है, दे आईएएस 2021 की जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चंस इसमें हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, और आर ओ 2016 का जो मेंस हुआ था अभी 2021 में 2020 में, तो उसका रिजल्ट भी आ गया, तो उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हैं। और कुछ मॉडल पेपर भी पढ़े थे तो वो भी उसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस वाले वीडियो में ये कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। मतलब आप लोग अब शिफ्ट होइए। ठीक है, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। सिविल्स की तैयारी करेंगे तो इसमें शिफ्ट होना पड़ेगा कोडिंग वाले क्वेश्चन में। कोडिंग मतलब ये जो इस तरह का जो आपको पहले ही क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड आप जान ही रहे हैं यूपीपीसीएस का, कि ट्रेंड काफ़ी कुछ लाइक यूपीएससी तो कर ही रहा है ना। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से ले लेना। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैन धर्म और उनसे संबंधित साहित्यिक ग्रंथ यानी जो उनके लिटरेरी टेक्स्ट थे उसके बारे में पूछा गया है। कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछे हैं तो वो भी हम लोग जान ले रहे हैं। देखिए, जैन धर्म के बारे में एक चीज़ जान लीजिए। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सेल्फ हेल्प वाली थी। सेल्फ हेल्प यानी इनका मानना था कि इंसान की हेल्प करने के लिए कोई भगवान नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर से नहीं उतर के आएगा, या फिर कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है जो इंसान की हेल्प करेगा, उसको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा है ना। तो इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि इनका मान्यता गॉड में होगा कि नहीं होगा। ये गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, बिलीव करना और मानना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग इथिक्स पेपर नंबर 4 में पढ़ते होंगे यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, उस सब्जेक्ट्स में ये सब शब्दों की चर्चा होती है। ठीक है, तो जैनिज्म में स्वीकारता थी एग्जिस्टेंस को लेकर देवताओं की, वो पूरी तरीके से उन्होंने नकारा नहीं था। यानी भगवान का जो दर्जा था, गॉड का जो दर्जा था जैनिज्म में, वो जिन से नीचे था। ठीक है, जिन समझते होंगे, जिन से नीचे था भगवान का दर्जा। यानी एग्जिस्टेंस को तो स्वीकार किया है जैन धर्म ने। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़िए, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार तो किया गया, ठीक है, बिलीव नहीं करते थे। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, जैन धर्म मोक्ष की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। देखिए, एक चीज़ और जानिए, जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव था वो था परम मुक्ति। से मतलब क्या समझ में आ रहा है, यानी ये जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की जो साइकिल है, इन सबसे निजात पाना चाहना। यानी ये पुनर्जन्म में तो विश्वास करते थे बिल्कुल, और उसकी साइकिल से पुनर्जन्म की, जन्म की, मृत्यु की, इससे निजात पाना चाहते थे। तो पहले दूसरा पॉइंट पढ़िए, जैन धर्म मोक्ष की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। तो विश्वास ये तो गलत लिखा है। विश्वास तो करता था ना, तभी तो निजात पाना चाहते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, जैनों ने अपभ्रंश भाषा के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका व्याकरण भी तैयार किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, कम से कम 1 मिनट लगेगा। ठीक है, जिसको आता हो वो प्लीज़ स्किप कर दें, और अगर रिवाइज करना हो तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट से हम लोग को ये क्लियर होगा कि जैन धर्म इतना दुनिया में बाकी धर्मों की अपेक्षा इतना प्रिवेलेंट क्यों नहीं हो पाया। इनके जो टेक्स्ट हैं बाकी धर्मों की तरह इतने प्रिवेलेंट क्यों नहीं हुए, क्यों बहुत सीमित रह गया, लिमिटेड रह गया। तो इन सब का जवाब इस पॉइंट में है, तीसरे नंबर में। उससे पहले हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। महावीर की जो टीचिंग थी, ठीक है, महावीर के जो मैसेज थे वो, उनको क्या बोला जाता था, उनको अगामास बोलता था। ठीक है, अगामास बोला जाता है। इस शब्द को याद रखना। ठीक है, क्योंकि महावीर साहब के आने के बाद ही जो जैनिज्म की आइडियोलॉजी थी वो इस्टेब्लिश हो पाई ठीक से। और जो महावीर साहब का जो टीचिंग था, जो उपदेश थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किसको होते थे, मॉन्क्स को। ठीक है, मॉन्क्स उनसे सीखते थे, फिर मॉन्क्स फर्दर आगे जाके पब्लिक में ये भी जो उपदेश थे ये आगे उनको प्रीच करते थे। तो महावीर साहब ने जो भी इनको शिक्षा दी, जो भी उपदेश दिए मॉन्क्स को, तो इनको क्या करना होता था, इनको याद रखना होता था। ठीक है, याद रखना होता था, रिमेंबर करना होता था, लिख के नहीं देते थे। ठीक है, ना इनके पास कोई राइट करने का कोई अधिकार था। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा जैन धर्म में, एक प्रिंसिपल था नॉन एक्विजिशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन एक्विजिशन को फॉलो करना पड़ता था मॉन्क्स को भी, सभी को, जो भी अनुयायी थे जैन धर्म के। नॉन एक्विजिशन में ये था कि आपको ना तो लिखने का अधिकार है, ना ही कोई रिलीजियस बुक को परचेस करने का अधिकार है, क्योंकि ये सब चीज़ें संपत्ति में आ जाती थी ना। और जब किसी मॉन्क्स को लिखने का अधिकार नहीं है, ना ही किसी रिलीजियस बुक को रखने का अधिकार नहीं है, तो भाई वो जो उपदेश दे रहे हैं महावीर साहब, वो रखेंगे कहाँ, अपनी मेमोरी में तो रखेंगे, बुद्धि में तो रखेंगे, और कहीं रखने का अधिकार ही नहीं था।
तो एक फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना, जो भी टेक्स्ट थे, जो भी टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए अभी हमें, क्योंकि टेक्स्ट तो बाद में बने, जो बचा कुछ याद रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी टीचिंग जो है, सारे उपदेश जो हैं वो उनको याद रखना पड़ता था। तो यहाँ पर रिमेंबर वाला फैक्टर याद रखना, सारी चीज़ें रिमेंबर्ड यानी याद रखना होता था, ठीक। किसको? मॉन्क्स को। अब जितने भी उपदेश थे जैन धर्म के, वो सारे के सारे मेमोरी में थे मॉन्क्स के, ठीक है, बुद्धि में थे, कहीं लिखे हुए नहीं थे। सेंचुरी बीतती गई, टेक्स्ट भूलते गए, उपदेश भूलते गए, और जो कुछ याद भी था उसमें भी धुंधलापन आने लगा। फिर 350 की BC के आसपास देखेंगे, 385 BC के आसपास में यहाँ पे बहुत बड़ा फेमाइन आ गया। फेमाइन यानी सूखा। तो सूखे में बताया जाता है कि इस फेमाइन में, सूखे में बहुत सारे मॉन्क्स की मृत्यु हो गई, ठीक है। जब मॉन्क्स की मृत्यु हो जाएगी तो उनकी बुद्धि की भी तो मृत्यु हो जाएगी भाई। जब मॉन्क्स नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से उपदेश आएगा आगे, क्योंकि जो कुछ भी था उनकी बुद्धि में था, याद था उनको, तो ये टेक्स्ट में लिखा ही नहीं गया। तो एक तरह से इन्हीं यहाँ पे जो खुद का जैन धर्म का एक प्रिंसिपल था, नॉन एक्विजिशन, यही सबसे बड़ी गले की हड्डी बन गई। तो फिर लेटर फेज में, लेटर समय में ये बहुत बड़ी समस्या थी जैनिज़्म में कि महावीर साहब क्या बोल के गए थे, क्या सही बोला क्या गलत बोला, और जिसको याद भी रहा उस जनरेशन में, जिसको याद भी रहा वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहा है। और बाद में जो काउंसिल हुई है, बौद्ध काउंसिल, ये सब किस लिए हुई थी? इसीलिए तो हुई थी कि भाई जो भी किसी को याद हो तो बताओ, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, ताकि इसका एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहे, नहीं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसके काउंसिल वगैरह पढ़ते होंगे, सॉरी बौद्ध बोल रहा हूँ, जैनिज़्म की जो काउंसिल हुई हैं, पहली काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, वैशाली के साथ साथ मथुरा में भी हुई थी, और तीसरी फिर से यहाँ पे वैशाली में हुई थी, ठीक है। तो पहली जो पाटलिपुत्र की जो काउंसिल हुई, जैनिज़्म काउंसिल, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सारे लोग आए थे, सारे मॉन्क्स आए थे। ये जो भद्रबाहु वगैरह पढ़ते हैं ना, ये सब मॉन्क्स ही थे, ठीक है। भद्रबाहु के बारे में बोला जाता कि इनको 12 के 12 आगामाज याद थे, ठीक है, 12 के 12, लेकिन ये पहली काउंसिल में आए ही नहीं थे, ठीक है, पहली काउंसिल में नहीं आए थे। और पहली काउंसिल में जो पाटलिपुत्र में हुई थी, यहीं पे जो जैन धर्म की दो सेक्ट जो अलग अलग हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, वो यहीं पे तो हुए थे, ठीक है, ताकि दो वर्ग में यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था टेक्स्ट को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, क्योंकि दिगंबर मानते थे कि जितने भी आगामास थे, महावीर स्वामी की जो टीचिंग थी, जो उनके उपदेश थे, वो सारे के सारे लॉस्ट हो गए, ठीक है, ख़त्म हो गए, बेकार हो गए, बेकार नहीं ख़त्म हो गए। और जो श्वेतांबर थे, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उनका मानना क्या था? उनका मानना ये था कि अभी भी कुछ यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन फिर सहमति नहीं बनी, और फिर यहाँ पे पहली काउंसिल में दोनों अलग अलग हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या थी टेक्स्ट का ना होना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पे जैन धर्म को लेके। तो चलिए जल्दी से, हम लोगों ने पहला देख लिया था गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, ठीक है, यानी केवल 3 इसका आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अशोक के अभिलेखों के बारे में पूछा है। अशोक के अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी, खरोष्टी और जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत हो गया, अरेमिक स्क्रिप्ट का यूज किया गया, ठीक है। ये स्क्रिप्ट देखें ना आप लोग, जल्दी से देख लो पहले इसको। देखिए ये है खरोष्टी स्क्रिप्ट, इस भाषा में लिखा जाता था जो भी लिखा जाता था, ठीक है। इस तरह का इनका यहाँ पे टेक्स्ट था, ठीक, स्क्रिप्ट थी। ये ऊपर वाली खरोष्टी, इस पर तो लिखा ही है, ये नीचे वाली क्या है? ये ब्राह्मी है, ठीक है, ब्राह्मी। अब इन सब में डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोगों को नहीं सीखना है इतना, बहुत अंदर चले जाएंगे नहीं तो हम लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, अशोक ने साम्राज्य में धर्म का प्रचार करने के लिए, देखो शब्द ठीक से यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, धर्म का प्रचार करने के लिए राजकों की नियुक्ति की थी। देखो 2 तरह के अधिकारी होते थे वहाँ पे, एक थे राजक, ठीक है, और दूसरे थे महामात्र। महामात्रों को रखा गया था धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, धर्म का प्रचार। और ये जो राजक दिख रहे हैं, इनका काम था न्याय, ठीक है, न्याय को सुनिश्चित कराना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा? धर्म का प्रचार करने के लिए राजकों को नियुक्त की, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? धर्म का प्रचार करने के लिए महामात्र थे, राजक तो न्याय के लिए थे। तो दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया, यहाँ पे केवल एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यहाँ पे अशोक का पिलर बुल पूछा है, ये देखा है, ये पिलर देखा है, जिसपे ऊपर यहाँ पे एक बैल बना हुआ है, ठीक है। और एक कहाँ पे? प्रेसिडेंट हाउस देखे ना, प्रेसिडेंट हाउस के फ्रंट में देखेंगे, आगे देखेंगे जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे ये आपको पिलर मिलेगा, ठीक है। उसको रामपुरबा पिलर भी बोलते हैं, रामपुरबा पिलर। आओ इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये है अशोक का पिलर विद बुल, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन का सीन है, ये फ्रंट का सीन है, ठीक है, वहीं पर है, तो याद रहेगा, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? रामपुरबा पिलर, ठीक है, रामपुरबा पिलर, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें।
फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे संगम साहित्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। संगम साहित्य के बारे में आपको ये कुछ शब्द दिख रहे हैं ना, तिरुक्कुरल, तोल्कापियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ। पहली चीज़ तो ये जानना है कि ये टेक्स्ट हैं सब, ठीक है, साहित्य है, लिटरेचर है, ठीक है। बुक समझ लो आप, ये एक बुक है एक तरह से, और उस बुक में है क्या, बस ये सीखना है। पहले तो इस किताब को लिखने वाले ऑथर का नाम जान लीजिए। इस किताब को लिखा किसने है, ये तिरुक्कुरल जो है, इसका नाम, इनका नाम है थिरुवल्लुवर, ठीक है, थिरुवल्लुवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम भी याद रखना है। अब इस पे आइए, अब ये तिरुकुरल पे आइए। देखो इस शब्द को तोड़ लीजिए पहले तो, इस शब्द को तोड़िए तिरु और कुरल में, ठीक है। इस तिरु का मतलब है, इस तिरु का मतलब होता है होली, ठीक है, होली यानी पवित्र, सेक्रेड। और कुरल का मतलब होता है दैट इज समथिंग, एंड दैट इज समथिंग शॉर्ट, ठीक है, यानी कौन साइज, बहुत बहुत शॉर्ट। और ये जो बुक है ना तिरुकुरल, इसको 3 भाग में बांटा गया है, मतलब ये तीन बुक्स में लिखा गया है। पहला जो सेक्शन है, पहली बुक का पहला जो सेक्शन है, ये वो किसके बारे में लिखा गया है, वो बर्च्यू के बारे में लिखा गया है, बर्च्यू, ठीक है। दूसरा जो किताब है, दूसरा जो सेक्शन है वो वेल्थ के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, संपत्ति के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। और तीसरा जो सेक्शन है किताब का, वो लिखा गया है यहाँ पे लव के बारे में, ठीक है, प्रेम के बारे में। और इस किताब का जो पूरा सार है ना, जो गिस्ट है ना, वो ईथिक्स का है, ठीक है, ईथिक्स और मोरलिटी, यही पढ़ाया है इस किताब में, ठीक है, ईथिक्स और मोरलिटी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, तिरुकुरल संगम साहित्य में व्याकरण और अलंकार शास्त्र का एक ग्रंथ है। तो यहाँ पे व्याकरण और अलंकार शास्त्र की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे तो इथिक्स की बात हो रही है, मोरलिटी की बात हो रही है, वर्च्यू की बात हो रही है, वेल्थ की बात हो रही है, लव की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट का जो लिखा है, दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ संग्रहित की गई हैं। दार्शनिक विचार मतलब ये चीज़ें आ जाएंगी इथिक्स में, ठीक है। तो एक्चुअली जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो तिरुकुरल के बारे में लिखा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, और दूसरा भी ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तोल्कापियम जो है वो भी एक किताब है, वो उस किताब में क्या लिखा है, उसमें ग्रामर और ये अलंकार शास्त्र का एक ग्रंथ है। ये पहला पॉइंट, ये एक्चुअली अपोजिट कर दिए दोनों। पोएट्रीज और ग्रामर जो है वो तोल्कापियम में लिखा गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, इस शिल्पादिकरम नामक ग्रंथ में कोवलन तथा माधवी की प्रेम कथा वर्णित है। पहले इनके भी ऑथर जान लीजिए। तिरुकुरल के तो हम लोगों ने जाना था, ये थिरुवल्लुवर है, ठीक है। और दूसरे तोल्कापियम जो किताब है, उसके जो ऑथर हैं वो कौन है, तोल्कापियार, ठीक है, तोल्कापियार, यहाँ पे लिख दूँ तोल्कापियार। ये सेपरेटली भी याद रखना, पूछता है वनलाइन में भी पूछ लेता है, वनलाइन क्वेश्चन जो आते हैं। और ये शिल्पादिकरम ये बड़ी ट्रैजिक लव स्टोरी के बारे में बताता है, बहुत अच्छी है। और इनके ऑथर जो हैं, ऐसा माना जाता है कि इस किताब को इलांगो आदिगल ने लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलांगो आदिगल, इसको लिख लेना कहीं शॉर्ट में। इस लव स्टोरी में ये बताया गया कि एक कोवलन थे, ठीक है, ये कोवलन थे, एक कनकी थे, ये न्यूली मैरिड कपल थे, ठीक है, ये हस्बैंड थे, ये वाइफ थी। एक दिन कोवलन साहब जो हैं वो माधवी से मिलते हैं, ठीक है, माधवी से मिलते हैं और इनको प्यार हो जाता है इनसे, और ये अपनी वाइफ कनकी को छोड़ के चले जाते हैं माधवी के साथ। फिर कुछ दिन बाद एक कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में गाना पड़ता है लोगों को, ऐसा उस टाइम होता रहा होगा, ऐसा तो किताब में लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस कंपटीशन में कोवलन साहब भी गाना गाते हैं और माधवा साहिबा जो हैं वो भी गाना गाती हैं। तो कोवलन साहब का जो गाना था वो बेस्ड था, वो ऐसा एक पोएम गाते हैं, और उस पोएम में ऐसी महिला की कहानी होती है जो अपने लवर को धोखा दी होती है, ठीक है। और ऐसी सेम कहानी माधवा साहिबा जो थी वो भी गाती हैं, और इनकी जो थीम थी, जो एक आदमी पे बेस्ड थी और वो आदमी अपने लवर को धोखा दिया होता है, यानी एक दूसरे की कहानी लगभग सेम। तो इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है एक दूसरे के लिए लिखी गई है। माधवी को ऐसा लगा कि ये कोवलन ने जो पोएम गाई है वो हमारे लिए गाई है, और कोवलन साहब को ऐसा लगा कि माधवा ने जो पोएम गाई है वो हमारे लिए लिखी है। तो एक दूसरे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी कोवलन साहब को लगा कि माधवी जो है वो अनफेथफुल है, और मधावी को लगा कि कोवलन साहब जो है वो अनफेथफुल है, और फाइनली एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है। और कनकी अभी भी वेट कर रही होती है। तो ये इसका ग्लिम्स था, ये जो ट्रेजिक लव स्टोरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महिला हैं, एक तो माधवी है, माधवी तो उनकी गर्लफ्रेंड हो गई एक तरह से, ठीक है, और जो कनकी थी वो उनकी वाइफ थी। तो ये पॉइंट ठीक है, तीसरा पॉइंट ठीक है, यानी इसका भी ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें अब 5वां क्वेश्चन देखिए। मंसूर साहब जो थे ग्रेट पेंटर, मंसूर अकबर के समय प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ पे एडिटिंग में गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश पढ़ लेना। जो कि एकल आकृतियों और प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त था। ये एकल मत समझना, यहाँ पे ये गलत ट्रांसलेशन हो गया ना, मैं ट्रांसलेट करता हूँ इसलिए कुछ शब्द यहाँ पे हो नहीं पाता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ, ठीक, यानी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो कोई नहीं, इंग्लिश देख लिया करो। ये पोर्ट्रेट पेंटिंग की बात कर रहे हैं,
तो ये मुग़ल साम्राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर हुआ करते थे, ठीक है। ये जहांगीर के काल में थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेटली पूछ लेता है, वन लाइनर में भी पूछ लेगा। इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ पेंटिंग्स देखिए, ये मंसूर साहब की हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये सब जो है आपको याद रखना है, मंसूर साहब की हैं, ठीक। और ये आपको क्या 2D में दिख रही हैं, 3D में दिख रही हैं? ये ऑब्वियसली 3D पिक्चर है। तो हम लोगों ने सीखा मंसूर साहब जो थे वो जहांगीर के काल में थे, ना कि अकबर के समय में। अकबर के समय की यदि पेंटर पूछे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। अकबर के समय का पूछा तो ये लगा देना, दासवंत, मुकंद, बसावन और जगन। जगन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो अक्सर पूछा जाता है। तो ये अकबर के समय के हैं, ठीक है, तो इनको याद रख लेना। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पेंटिंग भी बिल्कुल देखी। पोर्ट्रेट समझते हैं ना, जो बना के दीवार पे लगाते हैं ना, जैसे अभी जो पिक्चर देखें वो सब दीवारों पे टंगी हुई तो थी, वो पोर्ट्रेट आकृतियाँ हुई। अब नेचर पेंटिंग में यदि आप वर्ड्स बना रहे हैं, पक्षी बना रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ ना नेचर पेंटिंग का, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, मुगल चित्रकला में त्रिपिमी यानी 3D डायग्राम जो है वो विकसित की गई, बिल्कुल की गई। 3D डायग्राम ही तो थे, ठीक। तो पहला पॉइंट गलत हो गया अकबर साहब की वजह से, दूसरा पॉइंट सही है, तो यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। 6वां क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में जवाबित से क्या तात्पर्य था? देखिए यहाँ पे जवाबित जो है, जवाबित का यहाँ पे लिटरली मीन जो है वो होता है स्टेट लॉ, ठीक है। पहली बात स्टेट लॉ, और ये स्टेट लॉ हुआ करता था नॉन मुस्लिम लोगों के लिए, ठीक है, नॉन मुस्लिम लोगों के लिए। आप सल्तनत पीरियड में देखेंगे तो वहाँ पे भी जवाबित जो रॉयल जवाबित होते थे वो इशू किए जाते थे। आप मुग़ल साम्राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे भी अकबर के काल में भी आप जवाबित देखेंगे, ठीक है। अकबर के काल में आपको पता होगा कि अकबर का जो शासन था वो मुस्लिम जो लॉ था, जैसे क्या बोलते हैं शरीयत, ठीक है, शरीयत पे बेस्ड नहीं था। इसी कारण इनकी वहाँ पे बहुत निंदा भी होती थी अकबर साहब की, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ पे सेकुलर डिक्री जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सेकुलर डिक्री समझ रहे हैं ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेकुलर डिक्री। इसका मतलब था कि शरीयत से तो हम मुस्लिम लोगों को शासित कर सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम लोगों को शरीयत के दायरे में नहीं ला सकते। अगर शासन में सिविल पीस चाहिए तो हमें फिर कानूनों को लेजिटिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है, शरीयत अलग कानून था मुस्लिम लोगों के लिए, और ये जो जवाबित था वो नॉन मुस्लिम लोगों के लिए स्टेट लॉ था, ठीक है, जिससे वो गवर्न होते थे। और ये जवाबित कानून जो होते थे वो रूलर ही बनाते थे, ठीक है, यानी जो सुल्तान हुआ करते थे वही बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पढ़िए, मुस्लिम कानूनों के अतिरिक्त सुल्तान द्वारा बनाए गए कुछ आवश्यक नियम विनियम। तो पॉइंट नंबर सी करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर के बारे में पूछा है, विजयनगर एम्पायर जो था उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जब भी आता है तो हम लोग को क्या याद रखना होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक किंगडम भी बोलते थे, ठीक है, कर्नाटक किंगडम। और इस एम्पायर में ऐसा थोड़ी ना कि एक डायनेस्टी ने काम किया, यहाँ पे 4-4, 5-5 डायनेस्टी ने काम किया, बहुत बड़ा एम्पायर था। इसको कर्नाटक किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टी काम की है वो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जो एक्टिव डायनेस्टी थी वो संगम वंश, इसके बारे में पढ़ते रहते होंगे, संगम वंश के बारे में, ठीक है। स्थापना कौन करेगा? सबसे पहले संगम वंश आया विजयनगर साम्राज्य में, तो स्थापना विजयनगर साम्राज्य की कौन करेगा? संगम वंश करेगा, ठीक है। जो आप हरिहर बुक का पढ़ते हैं ना, वो इसी वंश के थे, संगम वंश के, ठीक है। उसके बाद फिर ये सालुब यहाँ पे वंश आया, फिर तुलुप पढ़ते रहते हैं, तुलुप वंश, और फिर लास्ट में आराबेडू वंश भी एक्टिव था लास्ट में। और यहाँ पे संगम वंश को उठा लीजिए। संगम वंश के जो पहले शासक थे वो थे हरिहर, ठीक है, हरिहर का टाइम देखेंगे तो यहाँ पे 1336 है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के बिल्कुल अंत में जाएंगे यानी अराबेडू वंश पे जाएंगे, और इनका लास्ट वाला समय वो था 1646, यानी टाइम पीरियड देख रहे हैं इसका विजयनगर साम्राज्य का 1336 से लेके 1646 तक, यानी लगभग 300 साल प्लस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य 300 साल काम किया, और इन 300 सालों में 4 डायनेस्टी यहाँ पे एक्टिव रही हैं, क्लियर। तो इन चारों डायनेस्टी के अलग अलग तरीके रहे विजयनगर साम्राज्य को चलाने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़िए, विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था में मंडलम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। पहले तो ये जान लीजिए, मंडलम जो थी इसको राज्य भी बोलते थे, ठीक है, राज्य। और ओबियसली जब राज्य बोलेंगे तो ये छोटी रहेगी इकाई की बड़ी रहेगी? ये बड़ी इकाई थी, ना कि सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी इकाई थी, तो इसलिए ये गलत हो गया पहला पॉइंट, क्लियर है इतना। दूसरा पॉइंट पढ़िए, विजयनगर शासन व्यवस्था में सैन्य सरदार को अमरम नामक, इसको सेपरेटली भी याद रखना, पूछ लेगा अमरम क्या था विजयनगर साम्राज्य में, अमरम से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहाँ पे कहाँ किस पर टिक लगाना, भू राजस्व वाला क्षेत्र, ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू वाला क्षेत्र होता था, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, अमरम को अलग से याद रखना।
तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया सामने आंसर में? पॉइंट नंबर 2, ओनली 2 के सही है, बाकी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ें। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन, द्रविड़ शैली, वेरी इंपॉर्टेंट। द्रविड़ शैली आप लोग पढ़ते रहते होंगे साउथ में, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब मंदिरों की जो वास्तुकला होती थी, आर्किटेक्चर होता था, उसका स्टाइल था। ठीक है, एक तरह से आप डिज़ाइन समझ लीजिए, मंदिर की डिज़ाइन। ठीक है, आप चौकोर मंदिर बना रहे हैं, फिर गोल बना रहे हैं, ऊपर उस पर मंडप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ऊपर कलश रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें हुआ करती हैं। मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो मेन एंट्रेंस है कि नहीं है, एंट्रेंस के बाद गैलरी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फिगर पर समझ लीजिए। देखिए इसको, देखिए आप इस इमेज में आपको नागर शैली दिख रही है। देखो ये नागर है, ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर। ये नागर और बेसर जो है वो नॉर्थ में एक्टिव थी। ठीक है, ये शैली का प्रचलन कहाँ था? नॉर्थ में। और द्रविड़ शैली का मंदिर बनाने की जो स्टाइल थी, कला थी, या फिर जो डिज़ाइन बनाने की कला थी, वो ये साउथ में एक्टिव थी। ठीक है, द्रविड़ साउथ में एक्टिव थी। इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, वो जल्दी से जान लीजिए। देखिए इन दोनों फिगर में देखिए, नॉर्दर्न स्टाइल में देखिए और साउदर्न स्टाइल। साउदर्न स्टाइल यानी द्रविड़, ठीक है, और नॉर्दर्न स्टाइल यानी बेसर और ये आपकी नागर। अब नागर और बेसर में देखेंगे तो आपको ये मंडप दिख रहे हैं ना, ये मंडप दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे साउदर्न स्टाइल में तो ये मंडप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मंडप इस स्टाइल में जो बनते हैं ये नहीं दिख रहे हैं। और मंदिर का शेप भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर साइड में दिख रहा है, और यहाँ पे हल्का सा कर्वेचर है, हल्का सा कर्वेचर है। तो ये नॉर्थ वाली है, ये साउथ वाली है। और सबसे मेन डिफरेंस जो है, जो एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस गेट, द्रविड़ में जो एंट्रेंस गेट होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। ठीक है, गोपुरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है, सेपरेटली भी पूछ लेता है। यानी जो मंदिर का भव्य द्वार होता है ना शुरुआत में, एंट्रेंस में, उसको बोलते हैं गोपुरम। और आप यहाँ पे मेन मंदिर में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा घर होता है जिसे गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पे मंदिर, जहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाता है। यानी भगवान की जो मूर्ति रहती है वो गर्भगृह में रहती है। ठीक है, गर्भगृह आपको दोनों जगह, दोनों स्टाइल में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, कभी और बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी से पॉइंट पढ़िए। ये गर्भगृह लिखा है, यहाँ से सही से हो नहीं पाए। गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण। गर्भगृह समझ रहे हैं ना, जहाँ पे इमेज को, यानी मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। अंदर वाला एक छोटा सा रूम, कक्ष, और उसके ऊपर बहुत बड़ा सा मंदिर होता था। ठीक है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता था। तो यहाँ पे कई मंजिलों का निर्माण तो है ही, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखिए, गर्भगृह के सामने नक्काशीदार खम्भों वाले एक बड़े हॉल की उपस्थिति। जहाँ पे आप मंडप देखे थे ना, मंडप 3-4 मंडप देखे थे, और द्रविड़ शैली में ये मंडप की अनुपस्थिति थी, लेकिन उसके नीचे तो एक चैम्बर था ना, तो उसी को ये बड़े हॉल की उपस्थिति बता रहे हैं। ठीक है, और उसमें डिज़ाइन रहती थी काफ़ी, और उसमें पिलर भी रहते थे साइड साइड से, होल्ड करने के लिए पिलर भी तो चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, दीवारों से घिरा मंदिर और विशाल प्रवेश द्वारों की उपस्थिति जिसे गोपुरम कहा जाता है। आपने अभी सीखा, जो एंट्रेंस गेट होता था, भव्य द्वार होता था मंदिर का, उसको गोपुरम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। और इस शैली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मंदिर का, वो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग को बताना है। सूफी आंदोलन के बारे में आपको पता होगा कि ये क्या, ये मिस्टिकल मूवमेंट था, और जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस होती थी इस्लाम में। ठीक है, इसको ऐसा समझ लीजिए, इस्लाम में जो कुरीतियाँ थीं उसके विरोध में ये मूवमेंट हुआ था। ठीक है, सूफी आंदोलन। और जो भी सूफी संत होते थे, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। पहला पॉइंट पढ़िए, चिश्ती सिलसिला भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके संत इस्लामी सिद्धांतों और कानूनों के अनुपालन को लागू नहीं करते थे। तो यहाँ पे पॉइंट को ठीक से पढ़ना। ठीक है, इस्लामी सिद्धांतों को मानते तो थे ही, वो बिलीव करते थे, लेकिन इस्लामी कानून में जो भी शरीयत में जो कुरीति थी इनके हिसाब से, तो उन कुरीतियों के खिलाफ थे। ठीक है, पूरे के पूरे इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। जैसे बाकी धर्मों में जो भी इलीगल्स रही हैं उसके लिए काम किया है लोगों ने, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे शरीयत में, यहाँ पर मुस्लिम कानून में जो कुरीति थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लामी सिद्धांतों, कानूनों को, अनुपालन को लागू नहीं करते थे, ये गलत है। ठीक है, चिश्ती संत जो हुआ करते थे वो इस्लामी कानूनों को मानते थे। अगर इस्लामी कानून में कोई बात गलत है, कुरीति है, तो वो उस चीज़ को नहीं मानते थे बस। ठीक है, उसी के खिलाफ वो मूवमेंट करते थे। दूसरा पॉइंट पढ़िए, चिश्ती सिलसिला के संतों ने शाही संरक्षण स्वीकार किया। बिल्कुल गलत है, शाही संरक्षण ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कोई शाही या कोई शासक जाता भी था इनसे मिलने तो वो पीछे के रास्ते से भाग जाते थे, उनसे मिलते ही नहीं थे। ठीक है, शाही संरक्षण बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट देखिए, चिश्ती सिलसिला के, आपने औरंगजेब के बारे में पढ़ा हुआ, औरंगजेब मिलने जाते थे या अकबर मिलने जाते थे तो ये भाग जाते थे पीछे के रास्ते से।
यानी मिलना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तीसरा कौन पढ़िए, चिश्ती सिलसिला के संत समा, ये सामा नहीं है, समा लिखा है, ठीक है। समा, समा नाम से इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी एक तरह से, मतलब एक साथ यहाँ पे मिलके जुट के एक गाना गाते थे और उस प्रोग्राम को समा बोलते थे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही है, बाकी दो गलत हैं, तो केवल एक सही, ये पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। 10वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा कि भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, पहला तो यही बताइए। दूसरी तरह का क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही पूछा है, ठीक है, कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो बड़े मज़ेदार दिए हैं, मतलब आसान नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सबसे कम नगरीकरण देखेंगे आप 2011 सेंसस के अनुसार तो वो तो हिमाचल प्रदेश पड़ते हैं, ठीक है। इसको फैक्ट को याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट अर्बनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तो ऑप्शन में ही नहीं है, और हम लोग बहुत से बहुत पहला पढ़ लेते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा चौथा पाँचवा कहाँ पढ़ते हैं। अब पूछ लिए क्वेश्चन यहाँ से चौथे पाँचवें से, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो यहाँ से सबसे कम जो अर्बनाइजेशन है वो हिमाचल प्रदेश का है, ये पहले स्थान पर है लोएस्ट में, और दूसरा फिर बिहार है, ठीक है। तो ये दो याद रखना। बाकी इसमें जिसमें सबसे कम नगरीकरण है वो पश्चिम बंगाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल। इसमें तीसरा फैक्ट हम लोगों को ये देखना है कि भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे कितना पढ़ते हैं हम लोग, 31.1%, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को याद रखना, 31.1। ये तो परसेंट में है, अगर पॉपुलेशन में पूछे तो फिर पॉपुलेशन आपको पता ही है 121 करोड़ है ना सेंसस 2011 के अनुसार, तो 121 करोड़ का 31% निकाल लेना, ठीक है, 31% निकाल लेना तो आ जाएगा आंसर 137 करोड़ लगभग, 37 करोड़ लगभग आता है, ठीक है। 37 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में रहती है। ठीक, आगे बढ़ें। 11वां क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। जारवा जो ट्राइब है वो कहाँ पे निवास करती है, ये अंडमान निकोबार की ट्राइब है, ठीक है, जारवा जनजाति, इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार, ये जारवा ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, जारवा ट्राइब। ठीक, वैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो ज़्यादा है वो अंडमान आइलैंड पे, ठीक है, निकोबार पे कम है, अंडमान पे ज़्यादा है। तो अंडमान, अगर ऑप्शन में अंडमान अलग लिखा, निकोबार अलग लिखा, तब अंडमान मानना, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते भी होंगे। तो वो इंडिया पे जो मानसून की एंट्री होती है, यहाँ पे मैं रफ हैंड में यहाँ पे मैप बना दे रहा हूँ, तो एंट्री होती है यहाँ से, इसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, इसको साउथ और वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट, यहाँ से आती हैं पवनें और फिर मानसून यहाँ पे पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 1 आध महीने का समय लगता है। और यहाँ पे जो एंट्री होती है वो कब होती है, वो डेट क्या लिखी रहती है किताब में, 1 जून, ठीक है, पर 1 जून कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, कुछ इसकी ब्रांचें यहाँ पे चली जाती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, फिर यहाँ से अंदर यहाँ से एंटर करती हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड, और कुछ पवन यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में भी चली जाती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फिर वर्षा भी करती हैं। फिर यही मानसून पर रिट्रीट भी होता है, वापस भी आती है, पवनें जो गई थी वो फिर वापस भी आती हैं, उसको रिट्रीट ऑफ मानसून बोलता है। तो अभी इसकी डायरेक्शन पूछा है, ठीक है भाई, हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं चलते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है, यहीं से मानसून की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा हो जाएगा साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसको जल्दी से मैप पे देख लेते हैं, ऐसे आंसर जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। ऑब्वियसली मणिपुर, ठीक है, क्योंकि मणिपुर उस तरफ ईस्ट साइड है और कर्क रेखा से ऊपर है। आइए इसको मैप पे देख लेते हैं जल्दी से। और ये भी पूछता है कि कर्क रेखा यानी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा जो है उसको उसका लैटिट्यूड कितना है 23.5। नॉर्थ लिखें या साउथ लिखें, नॉर्थ लिखेंगे, ठीक है, नॉर्थ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। तो यहाँ पे जितने भी अक्षांश रहेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के, उस अक्षांश के आगे नॉर्थ लिखा जाएगा, ठीक है, नॉर्थ लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो अक्षांश होंगे तो ये साउदर्न हेमीस्फीयर में आ जाएगा, तो इसके सारे अक्षांश जो हैं वो साउथ डायरेक्शन में लिखे जाएंगे, ठीक है, जैसे 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, ऐसे। और ऐसी सेम कहानी ऐसे भी होती है क्योंकि गोलार्ध तो 4 बन जाते हैं। यदि हमने 0 डिग्री यहाँ पे मेरिडियन लाइन खींची तो ये वाला गोलार्ध जो है वो कौन सा गोलार्ध है, ये वेस्टर्न गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, तो वेस्टर्न हेमीस्फीयर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ये तो देशांतर है, यानी लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लिखे जाएंगे वो किस डायरेक्शन के लिखे जाएंगे, वेस्ट के डायरेक्शन के लिखे जाएंगे, ठीक है। यदि हम लिखते हैं 135 लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में हमें फिर वेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ईस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि ईस्ट साइड हेमीस्फीयर है और यहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूड खींचोगे
तो वो ईस्ट डायरेक्शन में लिखोगे। तो क्लियर समझ में आया? यानी देशांतर जो हैं या लॉन्गिट्यूड जो हैं वो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में लिखे जाते हैं, और जो अक्षांश हैं, अक्षांश को सिर्फ नॉर्थ और साउथ में लिखे जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में अक्षांश लिखे जाते हैं और वेस्ट और ईस्ट में देशांतर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ थी, आपका आता भी होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यहाँ पे कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों को कट करती है। तो यहाँ पे हम लोग 8 पढ़ते रहते हैं, तो ये 8 याद रखना। ठीक है, 8 कौन कौन से हैं? पहला ये गुजरात दिख रहा, फिर आपको राजस्थान दिख रहा, फिर MP, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे ये क्या है? ये त्रिपुरा है कि मिजोरम है? ये त्रिपुरा है। ठीक है, और ये क्या है? ये मिजोरम है। मणिपुर कहाँ है? ये मणिपुर है। तो मणिपुर ऑप्शन में था, तो मणिपुर आंसर हो जाएगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं कट होती है। ठीक, आगे बढ़ें, तो आंसर हो गया मणिपुर। चलिए आगे करते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, ये इसको माइनिंग एरिया से जल्दी से मिनरल से मंगा दो, मिला दो। यहाँ पे कहाँ पे क्या मिलता है? गुरु महिसानी। तो यहाँ पे कहाँ पे क्या मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये किस जगह की माइंस हैं ये भी। हम तो 2-2 फैक्ट पढ़ना है, हर एक के बारे में 2-2 फैक्ट। तो गुरु महिसानी जो है वो किस चीज़ की माइन है पहले ये जानना है। ये आयरन ओर की माइन है। ठीक है, आयरन ओर यानी लोहे अयस्क की। ठीक है, और ये है कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए इसमें। तो मैं लोहे अयस्क को मिला दूँ तो इसका आंसर ए का 3 हो जाएगा। मैंने ये लिख दिया। ये जो तलछेर दिख रहा है, तलछेर के बारे में तो हमेशा पढ़ते रहते होंगे ना। ये किसके लिए? यहाँ पे कोल माइन है। ठीक है, ये कोयले की माइन है, और ये कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा की। ये तलछेर है, एक्चुअली तलचीर लिख दिया यहाँ पे, गलत वो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया, तलचेर। तीसरा पॉइंट पढ़िए, जादूगोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम माइंस यहीं पे हैं, जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा है कहाँ पे बताएंगे? बिहार में है कि झारखंड में है? झारखंड में है। ठीक है, जब झारखंड हुआ करता था बिहार का भाग, तो फिर बिहार आंसर लिखा हुआ है किताबों में, तो कन्फ्यूज मत होना। ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड। कोई किसके लिए? यूरेनियम के लिए। 2-2 पॉइंट हम लोगों ने सबके पढ़ लिए। ठीक, तो तलचेर किसका था? एक कोयल का था, तो यहाँ पे मैं भी लिख दे रहा हूँ। यूरेनियम किसका पड़ा? ये जादूगोड़ा का पड़ा है। और जावर जो है वो जस्ता का ऑब्वियसली। ठीक है, जस्ता का यानी जिंक। जावर है कहाँ पे? ऑब्वियसली राजस्थान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सी कंपनी काम करती है? जावर माइन से यहाँ से जिंक कौन निकलता है? ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, चलिए इतना यहाँ पे सीखने को था, तो आंसर मैच कर लेंगे ना। चलो, हम लोग यहाँ पे कोडिंग नहीं बनाए हैं, पर हम लोगों ने देख लिया ना। चलो आगे करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 15 में, जल्दी से रिवर को उनके शहर से मिला दीजिए। किस शहर या किस नदी के पास में कौन सा शहर है? पराग्वे कहाँ है? ये कहाँ का है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? वियना, तो ये यूरोप की नदी है। ठीक है, यहाँ पे ये शहर है, सॉरी ये इस तरफ नदी है। सॉरी, पराग्वे नाम से नदी भी है और देश भी है। आपको यदि कैपिटल याद होंगी, सारी कैपिटल याद होंगी, तो आपका काम बन जाएगा। एसेंसियन जो है वो कैपिटल या पराग्वे की। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यहीं से बहेगी। ठीक है, नाइजर कहाँ की है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यहाँ पे रिवर है। और नाइजर तो नदी होगी। यहाँ पे शहर देखेंगे तो आपको कोई अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कोई शहर समझ में आ रहा? कोई बात नहीं। नाइजर की जो आप कैपिटल देखेंगे वो नियामी है। ठीक है, नियामी है। अभी हम लोग मैप पर देख ले रहे हैं। डेन्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। ठीक है, और ये पूरी बाल्टिक कंट्रीज जो हैं उसको कट करके जाती है। बाल्टिक कंट्रीज़ में कितनी कंट्री हैं बताएंगे? कमेंट करके बताना। ठीक है, वियना कैपिटल कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और डेन्यूब ओबियसली ऑस्ट्रिया से पास होती है। ठीक, यानी वियना से पास होती है। ये जो सत अल अरब दिख रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है। आपने मेसोपोटामिया में की 2 नदी पढ़ी होंगी। पहली नदी कौन सी थी? यूफ्रेट्स। याद आ रहा? यूफ्रेट्स। जैसे अपनी सिंधु नदी है, ऐसी वहाँ की यूफ्रेट्स नदी है। एक नदी और वहीं की इराक की। ये दोनों नदियाँ इराक की हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इराक याद रखना। इराक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नदी है यूफ्रेट्स, दूसरी नदी है टिग्रिस। ठीक है, इन दोनों का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे मतलब जो दोनों नदियों का जहाँ पे सम्मिलन होता है। ठीक है, सम्मिलन होने के बाद जो नदी बनती है उसे बोलते हैं सत अल अरब। ठीक है, सत अल अरब भूलोगे तो नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोगों के यहाँ इंडिया में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलने के बाद कौन सी नदी, उसको किस नदी से नाम से जाना जाता है? बताना कमेंट करके। वैसे यहाँ पे इस नदी को मिलने के बाद दोनों नदियों का सत अल अरब बोल रहे हैं। ठीक है, सत अल अरब। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेस्ट एशिया की कंट्री कौन सा नाम आपको समझ में आ रहा है? वसरा। ठीक है, वसरा। तो यहाँ से इससे मिला दें। ठीक, सीख लिया। अब जल्दी से मैप पे देख लो। सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने? पराग्वे देखा था। पराग्वे की कैपिटल क्या देखी थी? एसेंसियन। और हम लोग को आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा है।
ये हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट खोला, यहाँ पे हम लोग पराग्वे जो कंट्री है वहाँ पे गए। अब ये नदी दिख रही है आपको, पराग्वे दिख रही है, ठीक है। और ये आपको एसेंशियन भी दिख रही है कैपिटल, तो यहाँ से यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। हम लोगों ने एक देख लिया, चलो दूसरा देख। चलिए अफ्रीका में आइए। अफ्रीका में क्या देखा था, नाइजर देखा था, ठीक है। नाइजर देश का भी नाम है, नाइजर रिवर का भी नाम है। ये नाइजर कंट्री दिख रही है और ये नाइजर रिवर दिख रही है, क्लियर दिख रही है। ये आपको नियामी दिख रहा है, ये ऑप्शन में था नियामी, ये कैपिटल नाइजर की, और ये नाइजर रिवर बैंक पर नियामी की स्थिति है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब तीसरी नदी पे आ जाइए। डेन्यूब पड़ा था ना, और डेन्यूब कहाँ की कंट्री है, ये यूरोप की कंट्री है। तो हम लोग सीधे वियना पे चलते हैं। और वियना कहाँ की कैपिटल पड़ी थी हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा, ठीक है। मैं उसको और जूम कर दे रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको वियना दिख रही है, ठीक है। और ये आपको रिवर भी दिख रही है, यहाँ पे रेड कलर से ही मार्क है धनुबे, ये देखो यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर बैंक, धनुबे रिवर बैंक पे आपको वियना की लोकेशन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक झलक ले ली इसकी, ताकि याद बना रहे। चलें वापस चलें क्वेश्चन पे। अभी एक नदी और बची ना, देखिए ये इराक का मैप है। इराक की जो नदी है, मेसोपोटामियन समय की जो नदी हैं, जैसे अपने यहाँ सिंधु है, ठीक है, इंडस है। एक नदी टिग्रिस हमने आपको बताया, एक ये आपने यूफ्रेट्स को भी देखा। इन दोनों नदियों का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा, ठीक है। इस जगह का नाम मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, वैसे इस जगह का नाम एक बार पूछा गया है। इसके बाद से जो नदी मिल रही है इसका नाम है सतल अरब, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ दिख रही है, यहाँ पे ये मिल जाती है। मतलब माउथ जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स का वो इसमें, या फिर सतल अरब का पर्शियन सी में है, या फिर खाड़ी कह लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, तो अभी हो जाएगा। अब चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। सेंसस 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति, यानी ये शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनजाति नहीं पूछा, जाति का पूछा, कि जनसंख्या शून्य है, कहाँ पे पॉपुलेशन 0 है, SC की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है नागालैंड। नागालैंड में SC की पॉपुलेशन जो है वो 0 है, ठीक। और ये 16वां राज्य था, ठीक है, 16वां राज्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में, ठीक है, 1963 में। यदि सेपरेट क्वेश्चन आया तो बहुत कम चांस है इस तरह के क्वेश्चन पूछने में। मैचिंग यदि क्वेश्चन आ जाता है ना स्थापना का, तब ये काम आते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया का क्या है, ये नियाग्रा फॉल है, इंडिया का नियाग्रा फॉल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और नियाग्रा फॉल कहाँ पे बताएंगे, USA में है या फिर कनाडा में है, चलिए जल्दी से बताइए। नियाग्रा फॉल कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में। इसको बोल क्यों रहे हैं नियाग्रा फॉल, क्योंकि नियाग्रा फॉल जैसा दिखता है, जैसा उसकी टोपोलॉजी है, जो फॉल होने का जो तरीका है उसका, वैसे ही चित्रकूट फॉल का भी है, ठीक है। तो ये किस नदी पे पूछा है, तो पहले ये कहाँ पे है, ये अगर पता चल जाएगा तो आप नदी जल्दी से लगा देंगे। चित्रकूट फॉल जो है वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी बहती है, जल्दी से देख लीजिए। नर्मदा तो वहाँ होती नहीं है, ठीक है, मंदाकिनी वहाँ पे है नहीं, यमुना वहाँ पे है नहीं, इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती। और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। ये देखिए, ये नियाग्रा फॉल है कनाडा का, ठीक है, और ये चित्रकूट फॉल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। एक जैसा लग रहा है ना बिल्कुल। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे है, नियाग्रा फॉल बताना ये USA का है या फिर कनाडा का है या फिर दोनों का यहाँ पे जॉइंट वेंचर में बताइएगा, ठीक है। और ये नियाग्रा फॉल जो है वो कितने वाटरफॉल्स को मिलके बनता है, ये आपको जो एक वाटरफॉल दिख रहा है ना नियाग्रा फॉल, एक्चुअली ये एक वाटरफॉल नहीं है, यहाँ पे 3 वाटरफॉल यहाँ पे लिंक हैं, ठीक है, तो वो बताइएगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखो, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर मैपिंग का है, और मैपिंग अच्छी रहेगी तभी इसको लगा पाएंगे। फिर भी कुछ लॉजिक से आप कुछ ऑप्शंस यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो, तीस्ता ब्रह्मपुत्र तो ईस्ट साइड में फ्लो करती है ना, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय तो इसकी लोकेशन आपको पता होगा, यहाँ पे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आसपास है ना, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इन 3 में हम लोगों को खेलना है, तो हम लोग सीधा मैप पर देख ले रहे हैं। इसको देखिए, आपको ये ग्रेट हिमालय दिख रहा, ये लाइन जो दिख रही है ये ग्रेट हिमालय की है, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय लाइन है। ये कई भागों में बटा हुआ है, ऊपर वाले सेक्शन को, यानी नॉर्थ वाले सेक्शन को पंजाब बोलना है, ठीक है, मिडिल वाले को कुमायूं बोलना है, फिर नेपाल, फिर असम वाला भाग, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन में कि कुमायूं हिमालय जो है ये किस किस नदी के बीच में। तो एक तो नदी ये दिख रही है यानी सतलज, और दूसरी नदी ये काली दिख रही है, ठीक है, काली दिख रही है, तो इसके बीच में है। तो आंसर क्या हो गया, सतलज प्लस काली के बीच में ये कुमायूं हिमालय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सतलज और काली, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें।
19वां क्वेश्चन देखिए, जस्ट फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर एफोरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे है? ये इसकी स्थापना कब की गई? 1992। और ये कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको याद रखना, क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस है, वो किस की पॉइंट्स पे है। इसका यहाँ पर ट्री प्लांटिंग वाला जो काम है, एफोरेस्टेशन वाला जो काम है, इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन वाला जो काम है, इन सब की एक्टिविटी कराता है, ठीक है। इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंट्री में, उन सबको देखता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करता है, ठीक। मैंने इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन बोला है तो ये इस बार की थीम भी थी, ठीक है। पर्यावरण दिवस 5 जून, बताएंगे थीम क्या थी? इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन ना, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग बी ऑप्शन। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, एडिट करने में एक्चुअली समय भी बहुत लगता है ना, तो ये करने का मन नहीं करता है, तो वहीं पे सोचता हूँ कि चलो वहीं पे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को ये देखना है ना 1992। चलिए आगे करते हैं। ये आसान, जल्दी से कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। अजय वारियर, ये जो आपका जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच की है बताएंगे? यूनाइटेड किंगडम भारत का है ना, ए ऑप्शन, ठीक। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, क्या? मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। नेवी और आर्मी, नेवी और उसका एयरफोर्स का नहीं लगाना, तो अजय वारियर याद रखना, थोड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक। आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर, अब बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।